वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में मैं फिर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये ल्यूसेंट वन लाइनर हम कर रहे हैं। पूरी ल्यूसेंट का निचोड़ है, मैं आपको बता चुका हूं। इसमें सारे क्वेश्चन करंट पैटर्न पे बेसिस हैं। आपसे कहीं पर भी ऐसे कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं हो। तो आप जानते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री सीरीज पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूं। महज 3 से 4 सीरीज में हिस्ट्री मैं आपकी पूरी कवर करा दूंगा। आपको फिर इसके बाद कहीं से ना तो कोई बुक पढ़नी पड़ेगी ना कुछ। अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ रखी है तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए टाइम ना लेते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज मैं आपको कराऊंगा क्या करवानी है। मैं आपको गवर्नर जनरल से लेकर के जितने भी हमारे राजवंशों के संस्थापक थे मैं आपको बता चुका हूं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ रखी है तो आपकी रिवीजन भी हो रही है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आप लोगों के सामने आ चुका है पहला टॉपिक, राजवंश, संस्थापक और अंतिम सम्राट। मैं आपको डायरेक्टली टॉपिक पे पूछाया करूंगा, जिससे देखो अभी आपके सामने बना हुआ है, अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मगध जो था उसमें सबसे पहले आया था हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। परंतु वो आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा, मतलब अब तो पूछा ही नहीं जाता, पहले पूछा जाता था। इसलिए हमने शुरुआत करी है नंद वंश से। तो नंद वंश पहला। नंद वंश किसका था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। महापद्मानंद याद रखना है, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद और अंतिम सम्राट था धनानंद। अब आपको बता दूं धनानंद कौन था। धनानंद वही था जिसने चाणक्य, जी हाँ, चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने चाणक्य का अपमान करा था और चाणक्य ने अपनी चोटी खोल करके सौगंध खाई थी कि मैं जब तक अपनी केश नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा ये अभिमान चूर चूर ना कर दूं। तो उन्होंने, चाणक्य था, उन्होंने किसको शिक्षा दी थी? उनका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को मारा था। तो सेकंड नंबर पर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम था भृतरथ। याद रखना है, अंतिम सम्राट था भृतरथ। अब भृतरथ को मारा था किसने? याद रखेंगे, शुंग ने। एक मिनट गुप्त वंश को छोड़े आप, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करवाना चाहता हूं। भृतरथ था, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने भृतरथ को हत्या करके वो जो मगध था उसमें अपना शुंग वंश की नींव रखी थी। तो शुंग वंश की नींव रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उनका अंतिम सम्राट था देवभूमि, और ये भी बहुत महान शासक था, याद रखेंगे। आप गुप्त वंश के बारे में जानते हैं? गुप्त वंश देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें भी गुप्त आ रहा है, और ये गुप्त वंश, तो कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, गुप्त वंश अलग है और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। गुप्त वंश में भी आपके चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय आएंगे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ही अलग थे। तो गुप्त वंश की संस्थापना करी थी श्री गुप्त ने, और अंतिम महान सम्राट थे भानुगुप्त, याद रखेंगे। अगला देखिए, पांचवें नंबर पे आता है आपका सातवाहन। सातवाहन वंश की स्थापना करी थी सिमुक ने। याद रखना है, सातवाहन वंश की स्थापना करी थी सिमुक ने, और अंतिम महान सम्राट थे इनके सतकर्णी, यज्ञ शतकर्णी। और एक बात मैं आपको बता दूं, सांकेतिक सिक्कों का जो प्रचलन शुरू करा था वो सातवाहनों ने ही करा था, इतना भी याद रखेंगे। अगला, जो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी पुलकेशिन प्रथम ने, और अंतिम सम्राट था जो कीर्तिवर्मन चालुक्य। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद करते चलेंगे तो बहुत फायदा रहेगा आपके लिए। चोल वंश जो है, चोल वंश की स्थापना किसने करी थी? चोल वंश की स्थापना करी थी आपकी विजयले ने, और अधिराजेंद्र इनके अंतिम महान सम्राट थे। अगला देखिए, आठवां, राष्ट्रकूट वंश, बहुत पूछा जाने वाला। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी दंती दुर्ग ने, इनके अंतिम महान सम्राट थे इंद्र चतुर्थ। गुलाम वंश अब ये गुलाम वंश जो आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी हाँ, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, वही कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ये किसके गुलाम थे? ये आपके गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, याद रखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, और इनके अंतिम सम्राट थे मुइजुद्दीन कैकाबाद। अगला, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन ने, और इनके अंतिम महान सम्राट थे खुसरो खान।
तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी और इनके भी अंतिम महान सम्राट कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी। याद रखेंगे, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी और इनके अंतिम सम्राट थे इब्राहिम लोदी। मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर ने, जहीरुद्दीन बाबर, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इनके अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति में हमारे भारत के सम्राट थे। हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करा था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, जिन्हें हमने सम्राट बनाया था 1857 की क्रांति में, वही बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसमें अगर फिर हम जब अंग्रेजों से हार गए थे तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था सजा के तौर पर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसा मैंने आपको ये बताया है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के या बार बार वीडियो देख करके नहीं याद कर सकते हैं, यही आपके इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक दो छूटे हैं वो आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे। अभी तो आप चलते रहिए, देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब आप लोगों के सामने अगला टॉपिक भी आ चुका होगा। अगला टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, जैसा लिखा है गुप्त काल पर। क्या है ना, गुप्त काल के आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको पता है, मैं इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर, इसमें इतने, ये 1000 पेजों की पीडीएफ है, पर समझ लीजिए मैं उसमें से मेन ऐसे करवा दूंगा आपको कि आप लोग कहेंगे सर बस अब तो बिल्कुल याद हो चुका है हमें। श्रीगुप्त की राजधानी कहाँ थी? पहली बात तो देखो, श्रीगुप्ता कौन थे? जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। श्रीगुप्ता की राजधानी थी पाटलिपुत्र, इस बात को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही, ये मौर्य वंश नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, की शादी हुई थी, उसके शादी लिच्छावी गणराज्य की राजकुमारी कुनारी देवी से हुई थी। याद रखना है, लिच्छावी गणराज्य की राजकुमारी थी कुनारी देवी, इस बात को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी राजकुमारी से शादी करने के बाद कौन सा शहर दहेज के रूप में दिया गया? पाटलिपुत्र दिया गया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। गुप्त काल का प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने करा था गुप्त काल का प्रारंभ। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने, ठीक है। यहां पर इंसान कंफ्यूज हो सकता है, याद रखेंगे गुप्त काल का प्रारंभ करा था चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। आगे देखिए, सिलोना के राजा मेघावर्मन किस गुप्त शासक के दरबार में राजदूत भेजकर बोध गया में बुद्ध मोनास्ट्री का निर्माण करने की आज्ञा मांगी थी? तो जो सिलोन के राजा थे, उन्होंने किस गुप्त शासक के दरबार में राजदूत भेजा था? वो थे समुद्रगुप्त। और आपको मैं एक बात बता दूं, समुद्रगुप्त वही शख्स हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये लीजिए अगला क्वेश्चन भी शायद उसी पे है, बिल्कुल। भारत के इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का राजा था समुद्रगुप्त, ये बहुत महान राजा थे। और एक बात और जानिए इनके बारे में कि गुप्त वंश का ये वह शासक था जो महान संगीतकार और वीणा बजाने में निपुण था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और देखिए, कौन सोने के सिक्के के सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाई देता है? वो भी समुद्रगुप्त हैं। याद रखना है, वीणा बजाने में बहुत निपुण थे समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके राज दरबार में किसने भेजा था? सिलोन के राजा ने अपना राजदूत भेजा था, जो कि बोध गया में बुद्ध मोनास्ट्री बनाने की आज्ञा मांगने आया था। ये बहुत प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो विजय की सूचना देने वाले प्रमुख स्रोत क्या होते थे? मतलब कैसे पता लगा कि समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी राजा था? क्योंकि इन्होंने अपने जो स्तंभ थे उस पर बहुत कुछ लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो इलाहाबाद में एक स्तंभ पर उनके शिलालेख में सब कुछ लिखा है कि ये कैसे कैसे जीते, कौन कौन से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। जो हम उत्कीर्ण स्तंभ है वो कहां पर है? जो उत्कीर्ण स्तंभ है वो अशोक के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख इलाहाबाद किले में रखा जा चुका है। याद रखेंगे, उत्कीर्ण स्तंभ कहां रखा गया है? अशोक के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख इलाहाबाद किले में रखा जा चुका है। कौन इलाहाबाद में स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख के रचनाकार कौन है? अच्छा, अब आपसे पूछा है कि जो इलाहाबाद में स्तंभ है उत्कीर्ण शिलालेख, उसके रचनाकार कौन है, मतलब उस पर किसने लिखा था? तो याद रखेंगे हरिसेन। ये दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, इन्होंने ही समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ लिखा था। जैसे अगला क्वेश्चन यही है आपका कि हरिसेन थे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किस भाषा में इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख है?
किस भाषा में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, याद रखेंगे। इसीलिए हम लोग पढ़ पाए, हमारे पूर्वज इन्हें पढ़ पाए, हमारे जो भी स्रोत थे इसलिए इनसे पता लगा पाए, क्योंकि संस्कृत भाषा में हरिसेन ने लिखा था, इसलिए हम लोग इन्हें समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त ने, देखिए आप लोग ये सोचते हैं कि नवरत्नों का प्रारंभ किन्होंने करा था, ये हमारे देखिए समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त के नवरत्नों में थे हरिसेन, वसुबंधु और असंग, याद रखेंगे। नवरत्नों का खाली आप ये ना सोचें कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। हरिसेन जो कि उनके राज दरबारी कवि थे, और दो और थे वसुबंधु और असंग। समुद्रगुप्त किस धर्म को मानते थे या किस धर्म के अनुयायी थे? वह हिंदी धर्म का यानी हिंदू धर्म का अनुयायी था और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। याद रखेंगे, समुद्रगुप्त भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें वीणा बजाने में बहुत उपलब्धि हासिल थी, और इतना ही नहीं, उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध, देखो एक होता है सबसे प्रतापी राजा, एक होता है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध में आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखेंगे इस बात को। गुप्त शासक को सकरी के नाम से जाना जाता है, और क्यों? चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य को, क्योंकि उन्होंने शक को पराजित किया था। याद रखेंगे, कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसको सकरी मतलब शकों को पराजित करने वाला, शकों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, जिन्होंने शकों को पराजित किया था, इन्हें इसीलिए सकरी के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब मैं विक्रमादित्य के बारे में बता दूं तो विक्रमादित्य एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, एक उपाधि होती है जिससे एक राजा को सम्मानित किया जाता है। इन्हें इसलिए सम्मानित किया जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध और ये बहुत महान और सर्वाधिक प्रसिद्ध भी वो थे राजा। समुद्रगुप्त के शासन में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन, याद रखेंगे इस बात को। समुद्रगुप्त के शासन में प्रमुख व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दूसरी राजधानी क्या थी? वो भी उज्जैन ही थी। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा दो जो चीनी यात्री हैं उनके बारे में पूछा जाता है वैसे तो, एक होता है हेनसांग जो कि किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। एक होता है फाहियान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखेंगे बिल्कुल। एक है फाहियान आए थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ये बहुत ज्यादा जो हमारे गुप्त वंश था उसके प्रसिद्ध जो राजा थे उनमें से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आता है। महान प्रतापी राजा में समुद्रगुप्त का नाम आता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो मैं 20 क्वेश्चन आपको वो करवा चुका हूं जो आपके गुप्त वंश से रिलेटेड हैं, तो अब आपको सिर्फ इनको दोबारा वीडियो देख करके रिवाइज करना है। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट राजवंश हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनके बाद मैं आपको फिर सीधा गवर्नर जनरल के बारे में बता करके ऐसे क्वेश्चनों से मिलवाऊंगा जो आपके मिक्स में चलते रहेंगे और आपकी रिवीजन और याद आपको होते रहेंगे। मैं इसलिए उठा के टॉपिक करा रहा हूं मैं आपको, जिस तरीके से मतलब आपको याद हो जाए जो इंपॉर्टेंट आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका यादव वंश। देवगिरी के जो यादव वंश की स्थापना करी थी वो भिल्लम पंचप ने की थी, इस बात को याद रखेंगे आप। देवगिरी का जो यादव वंश था उसकी स्थापना भिल्लम पंच ने करी थी। इसकी राजधानी जो क्या थी? देवगिरी थी, याद रखेंगे देवगिरी थी। यादव वंश बहुत हुए पर देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इस वंश का आपको एक वंश के बारे में 3 चीजें हमेशा पता होनी चाहिए: स्थापना, अंतिम सम्राट और राजधानी, और चौथी चीज और याद रखेंगे कि प्रतापी राजा। तो प्रतापी राजा था आपका सिंघन, याद रखेंगे यादव वंश का प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस बात को याद रखेंगे। किसके सामने किया था? अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण करा था। अंतिम सम्राट था हमारा कौन? रामचंद्र। अगला देखिए होयसल वंश। होयसल वंश जो था द्वार समुद्र था, द्वार समुद्र की राजधानी थी। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करी थी।
होयसल वंश जो था यादव वंश की ही एक शाखा थी, इस बात को भी याद रखेंगे। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। बेलूर में चेना केशव मंदिर की स्थापना। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, इस बात को याद रखेंगे। होयसल वंश की स्थापना, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। अंतिम महान सम्राट बलाल तृतीय था, उसने, इसको भी किसने हराया था? मलिक काफूर ने हराया था। ये किसका सेनापति था मलिक काफूर? अलाउद्दीन खिलजी का, याद रखेंगे। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब उसे आधुनिक हेलेविड कहते हैं। आधुनिक क्या कहते हैं उसे? हेलेविड। अगला क्वेश्चन देखिए, कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने करी थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी थी। जिनके बारे में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उतना ही बना करके लाया हूं मैं। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार जो गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? कोंकण वर्मी, कोंकणी वर्मा थे, कोंकणी वर्मा। अभिलेखों के अनुसार तो अगला फ्रेंड देखिए, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक माधव प्रथम था। याद रखेंगे, दत्तक सूत्र पर जो टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम था। अगला देखिए, काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। बीटा प्रथम, नाम देखिए आप लोग, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। इनकी राजधानी क्या थी? अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। याद रखेंगे, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। इस राजवंश का अंतिम शासक भी था प्रताप रुद्र। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी थी इनके बारे में। अब हम चलते हैं, आपने 4 से 5 वंश के बारे में पढ़ा, इनको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स अब हम करेंगे मुगल साम्राज्य। मैं आपको ये टॉपिक छाट के पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली करवा दूं इधर उधर से, मतलब ल्यूसेंट पूरी अगर रटवानी होती तो फिर फायदा ही क्या रहता। इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं कि जिस साम्राज्य से ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊंगा, आधुनिक भारत, मध्यकाल भारत, सबके बारे में बताऊंगा बिल्कुल। अब फिर मिक्स क्वेश्चंस जब चलेंगे ना तो आपको वहां से रिवीजन होगी और यहां से आप एक बार पढ़ पा रहे हैं। तो आप नो टेंशन होकर के मेरे साथ बने रहिए। आपका इतिहास तो इस तरीके से हो जाएगा कि आप दूसरी लिसन लिख देंगे खुद ही। तो मुगल साम्राज्य, इतिहास सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। देखिए क्वेश्चन, किसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने, किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी थी। शेर शाह के शासन काल में। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पद्मावत की रचना किसने करी थी? करी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके शासन काल में? शेर शाह के शासन काल में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन करा था? हुमायूं ने। अगर आप चाहें तो मैं आपको यही बता सकता हूं क्यों करा था। हुमायूं को ऐसे कहा जाता है कि जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तो इनसे कहा था गिरते पड़ते, जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा उसी तरीके से गिरते पड़ते भी इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु किस प्रकार हुई थी इनकी? लाइब्रेरी में, मतलब पुस्तकालय में बुक पढ़ने गए थे तो सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका शासनकाल कई बार छीन लेते थे, फिर इन्हें बार बार मिलता था, तो इसलिए हुमायूं को बोला जाता है कि 2 बार शासन किया था इन्होंने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना करी थी? किसने? शेरशाह ने बिलग्राम का युद्ध जीता था। और किससे जीता था ये भी मैं आपको बताता हूं, हुमायूं से ही जीता था। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे नाम से जाना जाता है, कन्नौज के युद्ध के नाम से। बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है कन्नौज का युद्ध। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? अकबर के समय भारत में कौन सी महिला शासिका थी? वो थी रानी दुर्गावती। अकबर के समय, इस बात को याद रखेंगे। ये बहुत मुश्किल से, अगर ल्यूसेंट में मेरे हिसाब से तो ये आपको मिलेगा नहीं, ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती का। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? जो बाबर था, अब कौन? जहीरुद्दीन बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना करी थी, उसके जो मुस्लिम कानून है उसका संग्रह कहां पर है? मुबायीन में है, मुबायीन में। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? मुगल शासन का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। और किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने।
याद रखना है, A.L. श्रीवास्तव ने। और शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा इमारतें बनी थी, इस बात को भी याद रखेंगे। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था आगरा में, दिल्ली में लाल किला बनवाया था, आगरा में जामा मोती मस्जिद बनवाई थी ताजमहल के अंदर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता था शेर शाह सूरी। जो जाप्ती प्रणाली थी उनका जन्मदाता था शेर शाह सूरी। पानीपत के युद्ध में जो बाबर की जीत का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जो बाबर की जीत हुई थी उस, देखो ऐसे कहा जाता है कि एक तो राजा प्रतापी होता है और एक उसकी सेना प्रतापी होती है। तो पानीपत का जो युद्ध जीता था बाबर ने, वो अपने दम से ज्यादा उसकी सेना के दम पे जीता था, क्योंकि उसकी सेना में दो तो तोपची थे जो कि बहुत अच्छे तोपची थे, जिनकी वजह से वो जीते थे। और दूसरी बात, इन्होंने तुलुगुमा नीति अपनाई थी, युद्ध नीति अपनाई थी, जिससे भी ये जीते थे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? मैं आपको बता चुका हूं, 1526 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इस बात को आपको याद रखना है। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाबित का संबंध। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए। जो ईरान के साथ हैं और मुगल शासक थे जो, उनका झगड़ा हमेशा कंधार के लिए ही रहा था, याद रखेंगे। मुमताज महल का वास्तविक नाम मैं आपको बता चुका हूं। मुमताज महल कौन थी? शाहजहां की पत्नी, जिनके नाम पर ताजमहल बनवाया गया था। ये कहा जाता है कि जो शाहजहां थे उन्होंने ताजमहल बनवाया था। उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इस बात को याद रखना है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई थी पंचमहल, जो कि बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने सबसे ज्यादा वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? कछवाहों के साथ। इस बात को भी याद रखेंगे। अकबर ने सर्वप्रथम की बात हो रही है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कछवाहों के साथ। औरंगजेब, जो कि बहुत क्रूर राजा माना जाता है, क्रूर बादशाह माना जाता है, ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित कर दिया था इन्होंने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहां से मिला? पारसियों से। याद रखेंगे, जो नौरोज का त्योहार है वो पारसियों से मिला था मुगलों को। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अब इस बात को याद रखेंगे। जो बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की पत्नी का जो मकबरा है, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वो दूसरा ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा ताजमहल कहा जाता है। दूसरा नाम है उसका सबिया उद दौरानी का मकबरा। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? देखो, अगर आप देखेंगे, अगर आपने नाटक वगैरह देखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे, परंतु आप गलत हैं। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था, मुगल बादशाह, जिसकी सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। और ये उन्होंने सीखा था अकबर से, क्योंकि अकबर सबसे प्रतापी इसलिए हो पाया क्योंकि अकबर ने अपने मनसबदारी प्रथा शुरू करी थी एक तो, और दूसरी बात उन्होंने ये अपनाई कि मैं क्यों ना इन्हीं के अपनों से अपनों को लड़ाऊं। क्योंकि जो हमारे राजपूत हुआ करते थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो सर कटा सकते थे पर सर झुका नहीं सकते थे। इसी वजह से इन्होंने हमारे जितनी भी मतलब जो राजा हुआ करते थे उनकी पुत्रियों से विवाह करना शुरू करा। अब वो उनके संबंधी हो गए। अगर अब कोई अकबर पे आक्रमण करता तो फिर वो लोग भी उनका सपोर्ट करते। इस वजह से ये नीति अपनाई थी अकबर ने, और यही चीज सीखी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी है। इस बात को भी याद रखेंगे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ये हिंदू थे, इस बात को याद रखना है। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने भी कई राजाओं के दरबार में रह चुके हैं। बहुत अच्छा गाते थे ये। गुलबदन बेगम, जी हाँ, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? महाभारत के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसका फारसी में अनुवाद जो है उसका नाम है रजनामा।
उसका अनुवाद हुआ था अकबर के शासनकाल में। और किसने करा था? फैजी ने करा था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? फैजी के शासनकाल में, फैजी के निर्देशन में। तो इस बात को याद रखेंगे, निर्देशन मतलब डायरेक्टर। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे ये बहुत विद्वान थे। इनका जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस बात को याद रखेंगे। इनकी माता का नाम सलीमा था, याद रखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, जो कि अकबर कभी नहीं कर पाया। इस बात को भी याद रखेंगे। राणा प्रताप की मृत्यु भी एक शेर के, शायद वो शिकार करने गए थे तो उस वक्त शेर का पंजा लगने से हुई थी। वरना कहा जाता है कि राणा प्रताप, आपने ये तो सुना हो कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी पराजय, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप? नहीं, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने ही नहीं गया। ये बात भी आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने ही नहीं गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर तो महाराणा प्रताप के नाम से ही डरते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार थे दशवंत, याद रखेंगे। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे दशवंत। और सबसे ज्यादा चित्रकारी पसंद किसको पसंद थी? जहांगीर को। इस बात को याद रखेंगे। धर्मत का युद्ध हुआ था 1628 में। ये सारे आपके मुगल वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, इनको आप याद रख लेंगे तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कुछ पढ़ना पड़ेगा। धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह, ये दोनों आपस में भाई थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? सूरत को। जो बाबुल का मक्का किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता था मुगल काल में। किस बंदरगाह को? सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, उनकी पुत्री ने, याद रखेंगे। एतमाद उद दौला नूरजहां के पिता थे और ये पहला मकबरा था जो शायद बनाया गया था, और ये बहुत सफेद पत्थरों से बनाया, बहुत शानदार मकबरा है ये। और आपको मैं एक बात और बता दूं, नूरजहां थी कौन? नूरजहां थी शाहजहां की पत्नी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा, और फिर शाहजहां ने इनसे विवाह करके इनको नूरजहां की उपाधि दी थी इनकी सुंदरता के कारण, इस बात को आप याद रखेंगे। किस राजपुताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? वो थे मेवाड़। और मेवाड़ में कौन थे? महाराणा प्रताप। सिर्फ ये एक राजपुताना राज्य था जिन्होंने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं करी। कितना सा था मेवाड़ और कितना बड़ा साम्राज्य था मुगल वंश के अकबर का, परंतु कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण होता था तो मेवाड़ कभी भी अधीन नहीं हुआ, इस बात को आप याद रखेंगे। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेर शाह ने। आप महाराणा प्रताप से एक चीज सीख सकते हैं कि इंसान उसकी ताकत से नहीं उसके इरादों से मजबूत होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। महाराणा प्रताप का सिर्फ मेवाड़ था और अकबर का पूरा मुगल वंश पूरा भारत था, परंतु कभी भी मेवाड़ इतने से गांव ने कभी भी उसकी संप्रभुता स्वीकार नहीं करी। तो हमेशा अपने इरादे मजबूत रखें, इंसान बड़ा नहीं होता, उसके इरादे मजबूत होते हैं। अकबर ने कठा भरणी वाणी की उपाधि दी थी तानसेन को। कठ भरणी वाणी, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया तानसेन का असली नाम राम तनु पांडे था, ये हिंदू थे। इन्होंने कई दरबार में अपनी उपस्थिति दी थी और अकबर में सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध हुए थे, अकबर के दरबार में। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? ये करा था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से, देखो करा बहुतों ने था खत्म, परंतु मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था अंतिम रूप से। अब देखो जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि जो जहांगीर थे उन्हें चित्रकला से इतना प्रेम था, उनके बारे में तो इतना कहा जाता है कि अगर कोई चित्र सामने बना हुआ है, अगर उसकी
कोई पिक्चर बनी हुई है, कोई चित्र बना हुआ है, उसमें अगर कोई स्त्री या पुरुष है, अगर उसमें किसी उसकी आंखें किसी ने बनाई है, उसके हाथ किसी ने बनाए हैं, उसके पैर किसी ने बनाए, किसी महान चित्रकार ने, तो वो देख करके बता सकते थे कि ये आंखें किसने बनाई हैं, ये हाथ किसने बनाए, ये पैर किसने बनाए। इतना शौकीन था उन्होंने चित्रकारी का, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? वंशजों की राजधानी थी समरकंद। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में फरगना में। मैं आपको एक करवा चुका हूं। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम मैं आपको बता चुका हूं, भी आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा। पिता का नाम इनका उमर शेख मिर्जा था। 1483 में इनका जन्म हुआ था फरगना में। पहले फरगना के शासक बने, उसके बाद इन्होंने भारत पर आक्रमण करा। सबसे पहले यूसुफ जाइयो के विरुद्ध आक्रमण करा इन्होंने 1519 में। उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। आगे चलते हैं। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और मोदिनी राय के मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर, बिल्कुल बाबर ही, जहीरुद्दीन बाबर बोलेंगे आप लोग, बाबर नहीं बोलेंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीन पन्हा नगर की स्थापना हुमायूं ने करी थी। दीन पन्हा याद रखेंगे, हुमायूं के बारे में आपको बता चुका हूं। हुमायूं ने 2 बार शासन करा था अपने जीवन में, 2 बार भारत पर शासन करा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन, देखिए, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? याद रखेंगे, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। वो थे हुमायूं। इन्हें इतना ज्यादा विश्वास था ज्योतिषी में, इतना ज्यादा कि ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनते थे, अलग अलग कलर के। और इतना ही नहीं, इन्हें मतलब जितने भी हर चीज ये समय के अनुसार करते थे। इनका युद्ध बार बार शेरशाह सूरी के साथ होता था और ये बार बार पराजित हो जाते थे। इस बात को आपको याद रखना है। अगला, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? द्वितीय युद्ध में, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा मैं आपको बता दूं, बुलंद दरवाजा है कहां पर? गुजरात में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और 1575 में बनवाया था। आपके मैं एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रिवाइज करवा दे करूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। भानुचंद्र चरित्र की रचना सिद्ध चंद्र ने करी थी। सिद्ध चंद्र ने करी थी। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इलाही संवत की स्थापना किसने की? अकबर ने करी थी। याद रखेंगे, इलाही संवत। ठीक है। दास प्रथा, देखो संवत होता है, मैंने आपको बताया शक संवत, जो कि भारत का हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत, विक्रम संवत की स्थापना कनिष्क ने करी थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? 1562 में अकबर ने करा था दास प्रथा का अंत। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप हमेशा। और क्या है आपका? किस शासक ने नूर उद्दीन की उपाधि धारण की थी? नूर उद्दीन की उपाधि धारण की थी, नूर उद्दीन की जहांगीर ने करी थी। याद रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न देखिए, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? जहांगीर ने करा था निसार नामक सिक्के का भी। देखो, ये प्रश्न आपके देख लीजिएगा, ल्यूसेंट में नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न अगर आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके पूछे गए हैं। अब मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए मैंने ये लेकर के आया हूं। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने। याद रखेंगे, सोने की जंजीर किसने लगवाई थी अपने महल में? जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था शाहजहां ने। और ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। कितने वर्ष लगे थे? 22 वर्ष लगे थे। मयूर सिंहासन मयूर जैसा दिखता था, जिसे अपने साथ कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था जीत करके। बहुत सुंदर था मयूर सिंहासन, शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाने में 22 वर्ष लगे थे। और इतना भी जान लीजिएगा आप कि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसके लिए? मुमताज महल के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा लहरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित हुई? शाहजहां के काल में। गंगा लहरी।
किसने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? औरंगजेब ने। अब एक बात बताओ, औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था। और इतना भी कहा जाता है उस कैद में डाला था कि जहां से बैठे बैठे वो ताजमहल को बनता हुआ देख रहे थे। याद रखेंगे इस बात को। प्रारंभ कराया था शाहजहां के शासनकाल में, उसके बाद वो चलता रहता है, जब तक काम पूरा नहीं होता उसे रोका नहीं जाता। इतना और कहा जाता है कि ये भी सुनने में आता है, गलत है या सत्य है ये नहीं पता, कि एक काला ताजमहल काले पत्थर से भी बनाने की अनुमति दी गई थी। अब वो हम नहीं जानते कि सत्य है या नहीं, मेरे को पता था, मैंने आपको बता दिया। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। गुण समंदर की उपाधि किस शासक की धारणा थी? शाहजहां ने ली थी। किस शासक ने धारण की थी? शाहजहां ने। ये क्या है ना, हमने प्रीवियस ईयर्स उठाए तो थोड़े ऊपर नीचे एरर हो जाता है टाइपिंग में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम याद रखेंगे, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। नगीना मस्जिद आगरा में है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये भी बहुत कम मतलब दिखता है आपको बुकों में और पूछा जा रहा है आजकल पेपर में। किस शासक के शासन, मेरे हिसाब से जिन्होंने अगर ल्यूसेंट पढ़ रखी है ना, तो उनको इसमें अपना आप समझ में आ रहा होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद उन्होंने नहीं पढ़े, तो इस बात को उनको देख करके अच्छा लगेगा कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई थी? औरंगजेब। बहुत प्रतापी राजा, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति इन्हीं के शासन में हुए थे, याद रखना। किस शासक ने मुगल राजधानी के आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? जो मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करना था, तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना शाहजहां ने ही करी थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो चुका है अब मुगल वंश पूरा। इसमें आपके लगभग सब कुछ आ चुके हैं। अब 2-3 है बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में और कई बादशाह हैं जिनके बारे में, वो मैं क्या है ना, आपको मिक्स क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल मिक्स बना रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक तो इंपॉर्टेंट आपसे अलग से सेट हो जाए, और फिर मैं जब आपको मिक्स कराऊं तो ये सब भी रिवाइज होगा आपका। तो आप बस बने रहिए, देखिए कैसे आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको गवर्नर जनरल करवा देता हूं। इसके बाद मैं आपको जो मराठा साम्राज्य, क्योंकि इनके बीच में जब आपके गवर्नर जनरल आएंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी हमारे संग्राम हुए इनके बीच में गवर्नर जनरल का नाम आएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि कौन गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा, कैसे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब क्वेश्चन में आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो एक बार सिर्फ गवर्नर जनरल पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब मैं आपको करवाऊंगा सीधा साम्राज्यों के ऊपर। तो अब आप हमारे साथ चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्य का समय देखो 1828 से 35 के बीच में था। देखो अब आपका अगला क्वेश्चन है, मैं पहले आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं। देखो 3 चीजें होती हैं। एक तो था पहले अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर, पहले तो गवर्नर बोलते थे, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने जाने लगा, उसके बाद आया तीसरा भारत का गवर्नर जनरल। तीनों एक ही चीज है, बस जैसे जैसे उन्होंने अपनी संप्रभुता भारत पर हासिल बढ़ाती गई, सत्ता उनकी बढ़ती गई, उसी तरीके से उन्होंने बोलना नाम चेंज करते गए। पहले गवर्नर बोलते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, फिर गवर्नर जनरल थोड़े पावर में आए, फिर भारत का गवर्नर जनरल, पूरी सत्ता उनके हाथ में आ गई। तो बोला गया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस बात को याद रखेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बोल सकते हैं आप इसको। बंगाल का अंतिम, देखो पहले था गवर्नर, सबसे पहला गवर्नर था आपका रॉबर्ट क्लाइव। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला, बिल्कुल दिमाग में सेट करिए, सबसे पहला गवर्नर था अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल का कौन? गवर्नर जनरल बंगाल का पहला कौन बना? आपका बना वॉरेन हेस्टिंग्स। 2 हो गए, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है। अब आया भारत का पहला गवर्नर जनरल जो कि बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक बात बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद बना हमारा भारत का गवर्नर जनरल, तो जो अंतिम होगा बंगाल का वही भारत का प्रथम होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपका कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी प्रकार ये भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। इस बात को आप कंफ्यूज मत करिएगा, आगे चलेंगे तो और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड,
किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? देखो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, फिर उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वो थे चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट के तहत 1833 चार्टर एक्ट तहत क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अपनों को पेपर में बिल्कुल गलत नहीं करना। चार्टर एक्ट लागू होने के बाद देखो भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक। यही चीज समझा रहा हूं मैं आपको कि पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के, और ये बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये शुरुआत में कंफ्यूजन देती है। आज मैंने आपको बता दिया, आगे से आप कभी गलती नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? ये करा गया था 1829 में, और इस पे सबसे ज्यादा विरोध करा था राजा राम मोहन रॉय ने। इस बात को आप याद रखेंगे, राजा राम मोहन रॉय ने। और किसके सहयोग से करा था ये भी मैं आपको बता दूं। किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। अच्छा, किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? राजा राम मोहन रॉय। देखो अब क्वेश्चन उल्टा बना दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से, या आप ऐसे बोलते राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित कर दिया था। सती प्रथा के अलावा विलियम बेंटिक का कार्यकाल किसके लिए जाना जाता है? शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। सती प्रथा के अलावा शिक्षा में सुधार भी लेकर के आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। किस मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? वो थी 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल याद रखना है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में, ठीक है। किसने करी थी? विलियम बेंटिक ने। किसकी सिफारिशों को मानते हुए विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? ये मैकाले लेकर के आया था 1835 में ही, जब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तब मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है, बिल्कुल। फिर आगे देखिए, जो बेंटिक था, देखो विलियम बेंटिक बोलेंगे, बेंटिक भी बोल सकते हैं, ने ठगी प्रथा को रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? वो करी थी कर्नल स्लीमैन की। देखो ठगी प्रथा क्या होती है, लोग बात ठग करने लग गए थे एक दूसरे को, मतलब ठगना, ऐसे गलत व्यापार करना, तो कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति करी थी। लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ, जो जस्ट इनके बाद में आए थे, विलियम बेंटिक के बाद में, इनका कार्यकाल रहा था 35 से 36। आप जान सकते हैं, देखो 35 तक कौन था? विलियम बेंटिक था, उनके बाद आ गया लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि इनसे पहले इतना ज्यादा प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था कि वो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते थे। तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखो ये समय तो आपके ऊपर है कि आप याद करें ना करें, पर अगर आप एक तरीके से चलते रहें तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके पहले देखो लॉर्ड एलिनबरो आया, इनका कार्यकाल रहा 42 से 44। देखो दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? एक था सती प्रथा का, लॉर्ड विलियम बेंटिक के, बिल्कुल दिमाग में रखना है, सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक, और दास प्रथा का लॉर्ड एलिनबरो। बिल्कुल ऐसे याद करते चलना है। किस गवर्नर जनरल के समय ब्रिटिश हुकूमत में सिंध को मिला लिया गया था? वो भी लॉर्ड एलिनबरो था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलिनबरो, जब ब्रिटिश हुकूमत में सिंध को मिला लिया था। लॉर्ड ऑकलैंड कार्यकाल ये आपके हाथ में 36 से 42, ये जस्ट मैटकॉफ के बाद में आए थे। जैसे देखो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ, उसके बाद आते 36 से 42 में कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। फिर आए थे लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो फिर आए, पहले लॉर्ड ऑकलैंड आए, फिर लॉर्ड एलिनबरो आए। टाइम देख सकते हैं 36 से 42 और फिर 42 से 44, तो ऊपर नीचे है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना करें। वैसे तो देखो आपको टाइम याद करने, कुछ के याद करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी ऑकलैंड वगैरह के याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं खुद मना कर रहा हूं। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल रहा था 44 से 48, लॉर्ड एलिनबरो के बाद में आए थे। देखिए लॉर्ड एलिनबरो को 42 से 44, उसके बाद 44 से 48 में कौन आए? लॉर्ड हार्डिंग आ गए, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? नर बलि प्रथा पर। अब देखिए मैं अब आपको 3 बता चुका हूं, 3 प्रथा, सती प्रथा,
उसके बाद कौन सी आई आपके पास? नरबली प्रथा। और एक और आई थी अभी आपने, दास प्रथा। देखो, सती प्रथा पे लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, दास प्रथा पे लगाया लॉर्ड एडिनबरो ने, और लॉर्ड नरबली प्रथा पे लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। बस ये 3 याद रखने हैं आपको। जो पहला अंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। अब आप यहां तक समझ चुके हैं, पहला जो सिख युद्ध हुआ था वो भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 में हुआ था। किस में हुआ था? 45 से 46 में। अब आते हैं हमारे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, हमारे तो क्या मतलब लॉर्ड डलहौजी आते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या था? 48 से 56। इन्होंने 8 साल तक राज करा था। 8 साल तक ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो दूसरा अंग्ल सिख युद्ध इनके समय में हुआ था, याद रखेंगे। तथा पंजाब का ब्रिटिश हुकूमत में विलय इसी गवर्नर के काल में हुआ था, याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ब्रिटिश हुकूमत में पंजाब का विलय हो गया था। पंजाब विलय मतलब मिला लिया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के समय महारानी विक्टोरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को जो हीरा भेजा गया था उसका नाम था कोहिनूर हीरा। जी हाँ, जो कि पूरे विश्व में एक ही पाया गया है, कोहिनूर हीरा। ये महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। आपको बता दूं, जो ये दूसरा अंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसमें जब सिखों को हरा दिया गया था पंजाब का ब्रिटिश हुकूमत में विलय हुआ, तो महारानी विक्टोरिया को क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया को ये कोहिनूर हीरा भेज दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। और आज भी कहा जाता है कि जो उनका मुकुट है महारानी का, उनके मुकुट में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। किस कमीशन के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भूमिकर रहित जागीरों की जमीन हड़पना शुरू करा था? ये इनाम कमीशन था, इस नाम को याद रखेंगे। डलहौजी के शासन को किस कारण याद किया जाता है? ये आप याद रखें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू करा था? डलहौजी ने शुरू करा था। डलहौजी ने सिक्किम पर कब और कैसे अधिकार किया था? इन्होंने 1850 में 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा करके इन्होंने दिमाग लगाया था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत लगा करके बहुत तगड़ा शासन करा था और इन्होंने सिक्किम को भी अपने कब्जे में कर लिया था। आगे देखिए, अवध का जो विलय हुआ था, अवध जो कि यूपी में है, उसका जो विलय हुआ था, डलहौजी ने कैसे आरोप लगाए थे? इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया था, कुशासन का आरोप कि शासन अच्छी तरह नहीं चला रहे हैं वो लोग। जिस समय अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था, उस समय वहां का नवाब था वाजिद अली शाह। सबसे बड़ी हमारे देश की यही कमजोरी रही थी कि हमने यूनिटी नहीं दिखाई, जिस वजह से अंग्रेजों ने तोड़ना शुरू करा और तोड़ते तोड़ते इस तरीके से बना दिया कि वो फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर उनका राज हो गया। डलहौजी ने अपनी जो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में जो राजधानी क्या है ना, अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी, तो इस वजह से अब गर्मी दिल्ली में ज्यादा पड़ती है, तो वो दिल्ली से जब भी गर्मी पड़ती थी तो राजधानी शिमला में शिफ्ट कर लेते थे। तो याद रखना है, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में शिमला चले जाते थे और सर्दियों में वापस दिल्ली वगैरह आ जाते थे, दिल्ली या कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सेवा के लिए सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। याद रखेंगे, भारतीय नागरिक सेवा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस बात को याद रखेंगे। डलहौजी के शासन में सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुई थी वो कहां से कहां तक चली थी? वो बंबई से ठाणे के बीच में चली थी और ये 15 अप्रैल नहीं 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच पहली बार चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी मिली थी 16 अप्रैल 1853 को, याद रखेंगे। और उस समय जो बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी थी? 34 किलोमीटर। इस बात को भी आप याद रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से चलते हुए आगे बढ़ते हैं हम। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था 1854 में। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी शुरू हुआ 1854 में। पहली बार स्वतंत्र रूप से लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने और कब की? 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं, ये देखिए, भारतीय नागरिक सेवा के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, वही नागरिक सेवा की शुरुआत किसने करी थी? प्रतियोगी परीक्षा की लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में। 1853 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी किसमें बिजली से संचालित
तार सेवा शुरू हुई थी कलकत्ता और आगरा में। इन्होंने भारत में काफी विकास करा था और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू करा था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। अब ये अगले आ चुके हैं। अब जो आपके बचे हैं हमारे गवर्नर जनरल, वो मैं आपको अभी करवाता हूं इसके अगले सेट में। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि अब हमने पढ़ लिया, पहले पढ़ा बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद उन्हीं को बोला जाने लगा भारत के गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय बोला जाने लगा था। क्यों बोला जाने लगा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या हुआ था, जब लॉर्ड कैनिंग बने थे 1856 में बने थे, ओके। उसके बाद क्या हुआ, 1857 में, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें काफी मतलब मतभेद हुई अंग्रेजों के बीच में और भारतीयों के बीच में। तो फिर से भारत, अंग्रेज जीत गए थे, ब्रिटिश सरकार जीत गई थी। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी, ब्रिटिश हुकूमत हिल चुकी थी। तो उन्होंने क्या करा, 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के कारण, इसी विद्रोह के बाद उन्होंने प्रशासनिक सुधार के लिए भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया था। मतलब अब कंपनी नहीं चलाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में आई थी, अब वो कंपनी राज नहीं करेगी। अब ब्रिटिश सरकार जो नियम बनाएगी, ब्रिटिश सरकार जो कहेगी वही होगा। तो अब उसको गवर्नर जनरल भारत का ना बोल करके उन्हें भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। और ब्रिटिश सरकार ने सारी हुकूमत अपने पास ले ली थी, कंपनी के हाथों से शासन छीन लिया था। बस इस बात को आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के बाद देखो, लॉर्ड कैनिंग क्या थे, अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि देखो 1856 में ये बने, 1857 में क्या हुआ, युद्ध विद्रोह हुआ। तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का गवर्नर जनरल ना बोल करके भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जैसा कि अब आगे पूछा जाएगा क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग का कार्य रहा था 56 से 62। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट, अब ब्रिटिश सम्राट बनाते थे, जो बनाते थे, अधीन नियुक्त किया गया भारत का पहला वायसराय कौन था? उनका नाम था आपका लॉर्ड कैनिंग। समझ में आ चुके होंगे कि पहले उन्हें क्या कहा जाता था, वायसराय कहा, पहले उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। फिर ब्रिटिश सरकार ने जब अपने हाथों में लिया तो उन्हें भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग के समय प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना थी 1857 ईस्वी की क्रांति। सिर्फ इसी वजह से भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उन्हें भारत का वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय किस एक्ट को पारित कर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। बिल्कुल दिमाग में सेट करते हुए चलिए। कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किन शहरों में की गई थी? बंबई, कलकत्ता और मद्रास में करी गई थी। कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत। ऐसे याद करें, दो क्वेश्चन नहीं। लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कैनिंग के समय विवाह का कौन सा अधिनियम पास हुआ था? पुनर्विवाह अधिनियम। याद रखेंगे, पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड एलिगन, अब अगले आ चुके हैं हमारे। लॉर्ड एलिगन के कार्य का समय क्या रहा था? आपके सामने है क्या, 1862 से 63। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कराऊंगा। टाइम तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कैसे लगातार एक के बाद एक आए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लॉर्ड एलिगन आए, इनके काल में कुछ ऐतिहासिक घटना इतनी हुई नहीं थी, सिर्फ एक से दो ही थी। पहला था वहाबी के आंदोलन का दमन लॉर्ड एलिगन ने करा था। बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, पर आपकी ल्यूसेंट में था तो मेरे को उठाना जरूरी था। सर जॉन लॉरेंस के कार्य का समय क्या था? देखो, अब ये आपके सामने है, आपकी इच्छा है इनको वैसे याद ना करें, एक दो को तो। ये देखिए, भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध सर जॉन लॉरेंस के समय में हुआ था। जो भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध था वो सन जॉन लॉरेंस के शासन काल में ही हुआ था, 1865 में। इस बात को याद रखेंगे। अफगानिस्तान में लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी? हस्तक्षेप की नीति। देखिए, अफगानिस्तान में लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी? देखिए, अफगानिस्तान में लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी? हस्तक्षेप की नीति, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत एवं यूरोप के बीच जो पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा
किस वायसराय के समय में शुरू हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के समय में 1865 में, जब भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं हम। मैं आपको बिल्कुल देखिए, आप खुद सोचेंगे कि किस तरीके से ये मैं इसलिए करवा दिया क्योंकि अब हम जो साम्राज्य पढ़ेंगे ना उसमें हमारे मतलब जितने भी मराठा साम्राज्य, ये साम्राज्य, उनमें बीच बीच में अगर कहीं पर क्वेश्चन उठ, क्योंकि वो मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, तो मैं नहीं चाहता आप इनसे वंचित रहें कि आपको ये नहीं पता गवर्नर जनरल कौन होता है, ये फिर वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यही से क्लियर करके मैं वहां पर चलूंगा अब सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, लॉर्ड मेयो के कार्य का समय रहा है 1859 से 72। किस वायसराय ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना? नाम से पता लग रहा है लॉर्ड मेयो ने शुरू करी थी मेयो कॉलेज की स्थापना। अजमेर, मेयो, लॉर्ड मेयो, ऐसे याद करते हुए चले। किस वायसराय की भारत में उसी के शासनकाल में मृत्यु हुई थी? लॉर्ड मेयो, याद रखेंगे। हत्या करी गई थी, मृत्यु नहीं थी, इनकी हत्या हुई थी, याद रखेंगे। इनकी हत्या हुई थी 1872 में अंडमान में, भारत में इनकी हत्या कर दी गई थी। मेयो की हत्या करी थी अफगान ने, एक अफगान था, उन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी थी 1870 में लॉर्ड मेयो ने। इस बात को याद करते हुए चलेंगे, 1870 में लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्य का समय रहा था 1872 से 76। पंजाब का प्रसिद्ध, देखो आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे कि किस वायसराय के? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में करी थी। इनकी हत्या अंडमान में 1872 में एक अफगान ने कर दी थी। पूरे क्वेश्चनों को सिर्फ एक लाइन बना के याद करना कैसे है मैं आपको देखो दोबारा बताता हूं। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 59 से 72, 69 से 72, ये वैसे याद नहीं करना आपको, पर मैं बता, लॉर्ड मेयो का शासनकाल 69 से 72, इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में करी। इनकी मृत्यु भारत में उन्हीं के शासनकाल में हो गई थी। 1872 में इनकी हत्या करी गई थी अंडमान में, किसने करी थी? एक अफगान ने। इतना सा है सिर्फ। भारत के जो वित्त की विकेंद्रीकरण भी लॉर्ड मेयो ने करा था, इस बात को याद रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, समय याद करने की जरूरत नहीं है। पंजाब का जो प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ था। मेरे उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था। देखो कुछ तो गवर्नर जनरल या वायसराय जो आए थे थोड़े बहुत तो अच्छे थे। लॉर्ड लिटन का कार्य समय देखो, अब आ गए हमारे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल रहा 76 से 80। साहित्य जगत में ओवन मैरिथिड के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है? लॉर्ड लिटन। मैंने जैसे कहा आपको लॉर्ड लिटन आ गए हैं तो समझ चुके होंगे आप। इनके बारे में एक बात आपको जाननी है कि जो साहित्य जगत में ओवन मैरिथिड के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को, ओवन मैरिथिड के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। अब ये देखो आप ऐसे आ सकते हैं, साहित्य मतलब क्या होता है? लिटरेचर, लिटरेचर मतलब लिटन, लिटरेचर, लिटन, ऐसे याद करते हुए चले। साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्य जगत में जाना जाता है किसको? लॉर्ड लिटन को। किस नाम से? ओवन मैरिथिड, ऐसे याद करें। साहित्य यानी लिटरेचर, लिटरेचर यानी लिटन, बस ऐसे याद करें। लिटन के समय भारत में अकाल पड़ा था, कहां कहां? बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में। ये बहुत, भारत में अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में लिटन ने अकाल आयोग की स्थापना करी थी? रिचर्ड स्ट्रोची, याद रखेंगे। क्यों करी अकाल आयोग की स्थापना? क्योंकि भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में। लिटन के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस सम्मान से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? केसर ए हिंद, 1 जनवरी 1877 में सम्मानित किया गया था। आप याद रखें इस चीज को। क्या बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को? क्या बताया मैंने कि केसर ए हिंद की उपाधि दी थी महारानी विक्टोरिया, जो कि ब्रिटेन की थी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1 जनवरी 1877 को इन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपने ल्यूसेंट उठाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था, कौन सा एक्ट पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। सबसे खतरनाक प्रेस एक्ट था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि लिटन ने लगाया था। कौन सा किसने लगाया था? लिटन ने लगाया था, याद रखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की जद में कौन सा अखबार सबसे पहला आया था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश। सोम प्रकाश आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र था और इसके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में सबसे पहले यही आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतना खतरनाक था कि आप राष्ट्रहित में जरा सा भी नहीं लिख सकते थे।
वो उतना तो उतना, आप अंग्रेजों के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल सकते थे, इस बात को याद रखेंगे। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायोनियर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय ने करी थी? लॉर्ड लिटन ने करी थी। कि अब आप 21 के नहीं, अगर आप 19 के हैं तो भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्य का समय रहा है 1880 से। देखो, लिटन और रिपन, लिटन के बाद आते हैं तुरंत रिपन। अब इनके काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जो आपसे बार बार पूछी जाती है, अभी चलिए आगे बताता हूं। लॉर्ड रिपन हुआ था 1880 से 84। याद रखेंगे कि लिटन लिटरेचर से वो थे, लिटरेचर के बादशाह थे, इसलिए उन्हें भारत का क्या कहा जाने लगा था? ये देखिए, क्या कहते थे उनको? भारत का ओवन मैरिथिड के नाम से जाना जाता था। भारत में 5 अकाल पड़ा था, लॉर्ड लिटन के काल में ही पड़ा था। अब आए हमारे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन में सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का बहाल करते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? याद रखेंगे, लगाया लिटन ने, हटाया रिपन ने। लगाया लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और हटाया रिपन ने। पहले लिटरेचर आई, फिर रिपीट हुआ। अरे पहले लिखोगे फिर रिपीट करोगे, ऐसे याद करते चलो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो लिटन ने लगाया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और सबसे पहला आया सोम प्रकाश उसके अंदर जिनमें, और उसके बाद रिपन ने उसे हटा दिया क्योंकि बहुत बहुत हार्ड था ये। भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? इन्हीं के, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, नियमित जनगणना की बात हो रही है, इस बात को याद रखेंगे। जो नियमित जैसे हर 10 साल में होती है, तो आप याद रखेंगे 81 के बाद 91, फिर 2001, 91 के बाद 2001, अब 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी थी, पर अभी कोरोना काल में देखिए होती है या नहीं होती। परंतु हर 10 साल में नियमित जो जनगणना थी वो लॉर्ड रिपन, नाम से समझ सकते हैं, रिपीट करवा रहा था भैया, इसने रिपीट कर दी थी कि जनगणना रिपीट होगी, तो रिपन के। पर पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी, इस बात को आप नहीं भूलेंगे वो में। उसके बाद रिपीट किसने करना शुरू कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। याद रखेंगे। श्वेत विद्रोह का ताल्लुक किस विधेयक के विरोध से है? हिल्बर्ट विधेयक। श्वेत विद्रोह मतलब दूध विद्रोह। श्वेत, किसने रिपन को भारत का उधारक की संज्ञा दिया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उधारक बोला है लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटाया। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद इन्होंने क्या शुरू कर दी? रिपीटेड जनगणना, नियमित जनगणना 1881 से। पहली बार 1872 में हुई थी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। पढ़ते चलिए, सब सही होगा। 1885 में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, और किसके नेतृत्व में हुई थी? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और जब हुई थी मैं आपको बता देता हूं, उस टाइम भारत के गवर्नर, भारत का वायसराय थे हमारे लॉर्ड डफरिन। एक बात बताइए, याद करने का तरीका बताता हूं। डफर था तभी उसने कांग्रेस की स्थापना करी। डफर था इसलिए कांग्रेस की स्थापना करी। अब आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफर के शासनकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय भारत के वायसराय? वही बात मैंने आपसे बताया, लॉर्ड डफरिन थे। मैंने तो वैसे ही याद करा दिया आपको, डफर था इसलिए उसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। लॉर्ड लैंसडाउन का समय आपके सामने है 1888 से 94। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा? अब यहां से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है आपका भूगोल का, कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। किसके शासनकाल में बनी थी? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में बनी थी। इस बात को भी याद रखेंगे। स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया था? दूसरा कारखाना एक्ट, कि स्त्रियां 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। महिला कामगारों के लिए कारखाने में हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान भी लॉर्ड लैंसडाउन ने ही बनाया था। याद रखेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था आपका 1892 में। कुछ एक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उन सब में से। अगला देखिए, लॉर्ड एलिगन द्वितीय के कार्य का समय रहा था आपका 1894 से 99।
अब आपने यहाँ पर क्या करे, 46 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 46 के समझ लो मैंने आपको 100 क्वेश्चन बता दिए। 100 क्वेश्चन कैसे बताए, पहले मैंने आपको गवर्नर बताए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर उन्हीं को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और फिर भारत के गवर्नर जनरल को चौथा भारत का वायसराय कहा जाने लगा। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहां से आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आप एक बार और वीडियो देखेंगे तो मैंने अपने मुंह से इतनी बातें बता दी हैं जितना इन शब्दों में नहीं लिखी, तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करेंगे तो आपका और क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, जहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज। जी हाँ, नेक्स्ट सीरीज पार्ट 3, जहाँ पर मैं आपको सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मिलवाऊंगा, एक एक टॉपिक वाइज। जैसे आपको पता है हम पैटर्न से चल रहे हैं, कोई भी अलग चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ध्यान रखें, हम अगली क्लास में आपको बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।